नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक चोर किसी बिल्डिंग में घुस जाता है और अपने काम को और आसान करने के लिए उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को भी काट देता है। जैसे ही लाइट चली जाती है, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि अचानक लाइट कैसे चली गई। लेकिन ये लोग जो है अब छानबीन करने के लिए आते हैं और इससे पहले कि वो चोर को पकड़ पाते, तो ये जो चोर है काफी ज्यादा स्मार्ट होता है। वो पहले ही अपना काम करके बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है। छत पे पहुंचने के बाद वहां कनेक्ट किए हुए रोप से यहाँ से वहां बड़े ही आसानी से वो फरार हो जाता है। अगले सीन में चार्ली नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। ये वही चोर है जो चोरी करने के लिए उस बिल्डिंग में घुसा था। अब बात करें चार्ली की, तो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा शार्प, इंटेलिजेंट और शातिर इंसान है और यही कारण है कि मुश्किल से मुश्किल चोरी को भी वो बहुत ही आसानी से कर लेता है। चार्ली हर काम को इतने सफाई से करता है कि कोई भी पुलिस वाला उस तक पहुंच भी नहीं सकता। कल रात उस बिल्डिंग में चार्ली एक आर्टिफैक्ट चुराने के लिए गया था। यहाँ चार्ली के क्राइम पार्टनर गोइंग को भी दिखाया जाता है। गोइंग चार्ली से कहता है कि इस टूटे हुए आर्टिफैक्ट का क्या करोगे, और ये तो हमसे कोई सस्ते रेट पे भी नहीं खरीदने वाला। लेकिन चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, मैं इसे ऐसे जोड़ूंगा ना कि कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा कि ये टूटा हुआ था। वो अपने दोस्त को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये आदमी किसी ऑक्शन हाउस में ऑथेंटिसिटर का काम करता है। अगर ये आदमी इस आर्टिफैक्ट को पास कर दे, फिर इसे महंगे दामों में बिकने से कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन ये दोनों उस आर्टिफैक्ट को लेकर उस ऑथेंटिसिटर के पास पहुंच जाते हैं। ये आदमी जो था अपने काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, तो बहुत ही बारीकी से उस आर्टिफैक्ट को देखता है। अब जैसे वो व्यक्ति उस आर्ट को देखता है और कहता है कि ये तो नकली है, ये कोई असली है ही नहीं, तो चार्ली भी उसे कहता है कि अगर ये नकली है तो तुम भी नकली ही हो, तुम कोई असली नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कई बार पैसे की लालच में तुमने नकली चीजों को पास कर दिया असली चीजें बनाकर। अब चार्ली तो यहाँ पे सुपर स्मार्ट है, वो काफी ज्यादा ब्लैकमेल करने लग जाता है उस आदमी को और कुछ फोटो भी दिखाता है। वो व्यक्ति भी चार्ली की इस हरकत के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। तो यहाँ पे वो चार्ली के प्रेशराइज में आकर सब कुछ क्लियर कर देता है और उसकी नीलामी करवा देता है। दोस्तों, यहाँ तक चार्ली के बारे में ये समझ में आया है कि चार्ली एक बहुत बड़ा चोर तो है, लेकिन बहुत बड़ा शातिर इंसान भी है। वो अपने दिमाग का कहाँ कैसे किस तरीके से प्रयोग करना है अच्छे से जानता है। अगले सीन में डिटेक्टिव गोंग को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा ईमानदार है अपने काम के प्रति। ये डिटेक्टिव इस शहर के सबसे बड़ा गैंगस्टर चो को पकड़ना चाहता है और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने चो की गैंग से एक व्यक्ति को अपने इस काम में शामिल भी कर लिया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि चो को अपने उस मेंबर पे डाउट होने लग जाता है जो उस डिटेक्टिव से जुड़ा हुआ है। उसे लगने लगता है कि ये बेईमान है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस डिटेक्टिव को दे रहा है, ऐसे में तो हम पकड़े जाएंगे। अपने लोगों में और खौफ पैदा करने के लिए, ताकि जैसा काम इसने किया है कोई और करने की जरूरत ना करे, सभी के सामने उसे गोली से मार देता है और दहशत फैलाने लग जाता है। अब बात करें चो की, तो वो बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन है, लेकिन इतना बड़ा गैंगस्टर है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस कभी इकट्ठा ही नहीं कर पाई। तभी तो आज तक वो बड़े ही आसानी से घूम रहा है, पुलिस उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को बेचने के बाद जो भी पैसे मिले थे उनमें से कुछ पैसे इनके खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे अब चार्ली नया प्लान बनाता है। वो कहता है कि अब हम नकली नोट छापेंगे। चार्ली अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब हो चुका था। उसने कई सारे नोट छाप भी लिए थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर उस नोट को ज्यादा देर सनलाइट में रखा जाए या उसके ऊपर अल्कोहल गिर जाए तो उसकी जो इंक है वो मिटने लग जाती है और लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये एक नकली नोट है। चार्ली यहाँ अपने इस प्लान को ड्रॉप कर देता है और कुछ नया सोचता है। अगले ही सीन में एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है और इसकी ओनर का नाम योना है। योना के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति उसे बताता है कि आज एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर आने वाला है, तो हमारी इस आर्ट गैलरी को बढ़ाने में काफी अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन बदले में वो इस गैलरी में खुद के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को भी लगाना चाहता है। और दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है कि जब योना उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है तो वो व्यक्ति कोई और नहीं चार्ली ही होता है। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये है कि चार्ली जिस फोटो को वहाँ लगाना चाहता था, यानी अपनी ड्रीम लवर का, वो कोई और नहीं योना थी। अब चार्ली के यहाँ आने का दो ही कारण हो सकता है। पहला ये कि वो योना को पसंद करता है और उसे पटाना चाहता है, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसके चोरी का अगला शिकार योना ही है। चार्ली के दोस्त गोइंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चार्ली के दिमाग में चल क्या रहा है। चार्ली से पूछता है कि तुम आर्ट गैलरी के इन्वेस्टर कब से बन गए। चार्ली कहता है कि तुम अपना दिमाग इतना मत दौड़ाओ, सोचने का काम मेरा है और प्लान बनाने का काम भी मेरा है, तो मुझे मेरा काम करने दो।
और हाँ, हमें इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक अच्छे हैकर की जरूरत है, तो जल्दी से एक अच्छे हैकर का बंदोबस्त करो। फिर अगले ही सीन में जेंग नाम के एक हैकर को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने में माहिर और शातिर था। यहाँ जेंग अपना काम कर ही रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए गोइंग पहुंच जाता है। जेंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें गलत काम करके पैसे कमाने हैं ना, तो हमारे साथ कमाओ, क्योंकि तुम अब तक तो चिल्लर कमा रहे होगे, लेकिन हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। उसके बाद वो उसे चार्ली से मिलाने के लिए क्लब में लेकर जाता है। चार्ली अब उससे काफी सारे सवाल जवाब करता है, जिसके बाद वो उससे संतुष्ट हो जाता है। आज से जेंग भी इनके प्लान में शामिल हो गया, लेकिन इनके काम को अंजाम देने के लिए एक बड़े हाइड आउट की जरूरत पड़ेगी। गोइंग अपने फ्रेंड को कॉल करके इसका भी बंदोबस्त कर लेता है। कुछ देर बाद यहाँ पे ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं हाइड आउट को देखने के लिए, जो टर्गो ने बताया था। लोकेशन के हिसाब से चार्ली को ये जगह खूब पसंद आती है। फिर कुछ ही देर में ये लोग उस जगह को पसंद कर लेते हैं और इस पर अपना काम करना चालू कर लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे चार्ली डिसाइड करता है कि हमारा अगला निशाना ज्वेलरी शॉप्स होंगी। इस काम को करने के लिए इनकी टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे, यानी सबको अलग अलग काम दे दिया गया था। गोइंग वहाँ के एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और ज्वेलरी को चेक करने लगता है। वहीं बात करें जेंग की, तो वो है ही बहुत बड़ा हैकर, तो वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरास और जो भी डिवाइसेस थे उसे हैक करने में लगा रहता है। आज की रिसर्च के बाद तीनों अपने हाइड आउट पे वापस आ जाते हैं। अब तक इन लोगों ने उस जगह पे अपना अच्छा खासा सेटअप बिठा लिया था। जेंग चार्ली को बताता है कि वो आराम से सीसीटीवी और वहां लगे अलार्म को हैक कर सकता है। गोइंग कहता है कि मैं भी ज्वेलरी शॉप में गया था ज्वेलरी चेक करने के लिए, लेकिन मेरी हालत को देखकर उन्होंने मुझे बहुत ही सस्ती ज्वेलरी दिखाई। दरअसल इन लोगों का प्लान है कि ज्वेलरी शॉप से डायमंड को चुराना, लेकिन उसके लिए उन्हें वीआईपी सेक्शन तक पहुंचना होगा। अपने इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो अगले दिन योना से मिलने के लिए जाता है। बात करें योना की, तो वो चार्ली को पसंद भी करती है, क्योंकि चार्ली दिखने में काफी हैंडसम है और अच्छा खासा अमीर भी है। चार्ली यूना को अपनी बातों में फंसाकर उस ज्वेलरी शॉप तक लेकर जाता है। उस ज्वेलरी शॉप में जाकर ये दोनों अपने आप को बहुत ही रिच प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ज्वेलरी शॉप के ऑनर को लगता है कि ये लोग काफी अच्छे हाई क्लास स्टेटस के लोग हैं, और इसके बाद ये इन दोनों को डायमंड सेक्शन तक लेकर जाते हैं। अब उस वीआईपी सेक्शन में डायमंड को देखने के लिए जब यहाँ पे चार्ली जाता है, तो उसको काफी अच्छे से स्कैन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर चो को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहा है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उसे नॉमिनेशन नहीं मिला, तो इसीलिए वो इस देश के बाकी के लीडर्स, बाकी के मंत्रियों के ब्लैक मनी को चुराना चाहता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसे मंझले आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कम समय में बड़े से बड़े लॉक को आसानी से तोड़ सके। और इस काम के लिए उसने बड़े बड़े चोर उचक्कों को अच्छे से देखा समझा, लेकिन जितने भी चोरों से उसने कांटेक्ट किया, वो जिस तरह के लॉकर को खुलवाना चाहता है, कोई भी वो काम कर ही नहीं पाया। इनमें से कोई भी चोर उसकी उम्मीदों पे खड़े हो नहीं पाए, और इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसे काफी तेज गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को दिखाया जाता है, जो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बहुत सारी चीजें सोच रहा है। अब फाइनली वो दिन आ चुका है जब चार्ली को वो डायमंड चुराना है। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग गोइंग जो है उस ज्वेलरी शॉप के बाहर दारू पी के खूब ज्यादा तमाशा खड़ा करने लगता है। अब इतना शोर सुन के वहाँ का अलार्म बजने लग जाता है। जो भी पेट्रोलिंग पुलिस है वो भी देखने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले ही गोइंग वहाँ से फरार हो चुका है, और इसी दौरान जेंग जो है वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरास और अलार्म को हैक कर लेता है। अब सही मौका देखकर चार्ली अपने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कर लेता है, जिसे वो लास्ट टाइम चोरी छिपे उस ज्वेलरी शॉप में रख कर आया था। उस डिवाइस के कारण उस ज्वेलरी शॉप से काफी ज्यादा धुआं निकलने लगता है। इतना ज्यादा धुआं देखकर पुलिस को लगता है कि यहाँ पे आग लग चुकी है, और इसलिए ये लोग इस शॉप पे ध्यान नहीं दे पाते जहाँ असली में चोरी होने वाली थी। अब यहाँ पे जैसे तैसे करके चार्ली उस वीआईपी सेक्शन तक पहुँच जाता है। जल्दी से फटाफट चार्ली उस लॉक को खोल देता है बड़े ही आसानी से, और सारे हीरो को रख लेता है अपने पास। अब ये तीनों जो है उस हीरे को चुराकर वहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं, और इस बारे में पुलिस को कानो कान तक खबर नहीं होती। फिर अगले ही दिन अखबार में उस डायमंड रॉबरी की खबर छप जाती है। यहाँ पे गैंगस्टर चो उस डायमंड रॉबरी के चोरों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे ही शातिर चोर को तो ढूंढ रहा था जो बड़े से बड़े लॉक को खोल दे। तो गैंगस्टर चो अपने बंदे को कह देता है कि मुझे जल्द से जल्द इन चोरों से मिलना है, लेकिन वो भी अच्छे से जानते हैं कि उन चोरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पीछे तो पुलिस भी पड़ी हुई है। लेकिन चो के आदमी ये जरूर जानते थे कि जिन चोरों ने भी ये चोरी की है ना डायमंड की, वो डायमंड ब्रोकर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि उन्हें बेचना तो चाहेंगे ही। तो चो के आदमी बड़े बड़े डायमंड ब्रोकर को उठाना चालू कर देते हैं, जिसके थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव गोंग भी इस डायमंड रॉबरी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात ये थी कि जिस डायमंड शॉप से वो चोरी हुई थी, दरअसल वो गैंगस्टर चो की ही थी। तो ये बात तो साफ साफ क्लियर है कि चो जो है आसानी से उन लोगों को छोड़ेगा नहीं।
फिर यहाँ दिखाया जाता है कुछ समय बाद कि चार्ली के गैंग का एक बंदा उस डायमंड को बेचने के लिए डायमंड ब्रोकर से मिलता है, लेकिन उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि जितने भी डायमंड ब्रोकर हैं ना, वो सब गैंगस्टर चो के इशारों पर चल रहे हैं। तो यहाँ से उन्हें चार्ली के ठिकाने का पता चल जाता है। अब जैसे ही ये लोग उनके हाइड आउट तक पहुँचते हैं, चार्ली के गैंग में जो जो काम कर रहा है सबकी तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। चो के आदमियों को ये लगता है कि यूना जो है वो चार्ली की गर्लफ्रेंड है। अब जब चो के आदमी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और चो को दिखाते हैं, तो चो को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि इनमें से किसी के भी बारे में आज तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। मतलब आज तक इन पे कोई मुकदमा नहीं गया और इतने बड़े बड़े चोरी करने के बावजूद भी पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई। गैंगस्टर चो एक एक करके चार्ली और उसके टीम के सभी मेंबर की फोटो और उनकी इंफॉर्मेशन देखने लग जाता है, लेकिन जैसे वो योना की फोटो देखता है वो पहले ही से ही उसको जानता है। दोस्तों, गैंगस्टर चो और योना के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, इसके लिए आपको एंड तक स्टोरी जरूर देखनी है। उसके बाद गैंगस्टर चो की पूरी टीम पहुंच जाती है उनके हाइड आउट तक और उन सबको अपने कब्जे में ले लेती है।